Hello everyone and good afternoon to all and welcome to फिलर फॉर्म। मैं ऋतु आपकी सीडीपी टीचर आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ फिलर फॉर्म पे। तो सभी लोग ज्वाइन होते जाइए। गुड आफ्टरनून आराधना एंड प्रतीक्षा, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जय श्री कृष्ण रोहित जी, बाकी सब भी कनेक्ट होते जाइए ताकि फिर हम आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। राधे राधे माही, कैसे हैं सभी आप? कैसे हैं सब? तैयारी कैसी चल रही है? गुड इवनिंग शिखा। एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस अभी आप लोग के लिए बिल्कुल सही आ रही है? वॉइस सही है मेरी? ज़्यादा धीरे तो नहीं है? गुड आफ्टरनून प्रिंस। एक बार सभी बता दीजिएगा कि आवाज़ मेरी आप लोग के लिए सही है, क्लियरिटी है आवाज़ में, साफ आ रही है? एक बार बता देंगे सभी, कंफर्म हो जाऊंगी मैं। थैंक यू शिखा, थैंक यू प्रतीक्षा। ओके, और अभी मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो उसमें आपके कितने मार्क्स सही होते हैं और आप लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? मैं भी ठीक हूँ माही। ओके, थैंक यू प्रिंस। तो एक बार सभी बताते जाइएगा कि क्या आप सब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं? थैंक यू शिखा, थैंक यू माही, बताने के लिए सब क्लियर है। क्योंकि कल बच्चे बोल रहे थे कि मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, इसलिए मैं आज कंफर्म कर दे रही। रोहित बोल रहे हैं वॉइस कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है अभी। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? वॉइस कम है, अभी भी कम है क्या वॉइस सभी को? ओके, माही बोल रही मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है ना? केवल 30 मार्क्स की सीडीपी ही नहीं आनी है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स के सारे पेपर में भी आना है। और अभी मैं पीवाईक्यू आप लोग को करा रही हूँ, पेपर फर्स्ट का मैंने मोस्टली सभी करा दिया है। अभी मैं कल से आप लोग को पेपर सेकंड का करा रही हूँ, तो दोनों की तैयारी आप लोग के साथ में चलती चले, इसलिए दोनों हम करा रहे हैं। ठीक है? प्रैक्टिस सेट की जैसे बुक बाजार जो है ना, तो उसको भी आप लीजिए, केवल प्रैक्टिस सेट लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। यहाँ तो मैं आप लोग को करा भी रही हूँ, बट आप लोग खुद भी करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा होगी ना, लर्निंग बाय डूइंग करना है। ये तो यहाँ पर मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ, करती हूँ, ये तो अच्छी बात है, ये भी करिए, प्लस आप एडिशनल भी करते रहिए। ठीक है? चलिए, तो जैसे प्रैक्टिस है जिसमें आपको किस सब्जेक्ट में कम लग रहा है कि आप वहाँ पर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, नहीं लगा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। जहाँ तक मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग के मैक्सिमम सारे ईयर के पेपर में आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है ना? और जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं साथ में बताते भी चलती हूँ आप लोग को कि देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा-सा ध्यान में देते रहिए। मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ से तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। तो एक बार बताते जाइएगा कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है आप लोग के लिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अभी तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो एक बार बता दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
मैथ में। ओके। शिखा, आप चंद्रशेखर सर की क्लास लेते हैं मैथ में? क्योंकि चंद्रशेखर सर बहुत अच्छा मैथ करा रहे हैं। अगर आप उनकी रोज क्लास अटेंड करिए, प्रीवियस क्लासेस को देखिए, तो वहाँ पर भी आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। गुड आफ्टरनून शाहीन। संस्कृत में दिक्कत है। ओके। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वॉइस सही है। चलिए, तो जिस पेपर में आपको दिक्कत हो रही है ना, तो वहां पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। देखिए, संस्कृत तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन संस्कृत की जो मैं बात कहूँ तो संस्कृत में आपका ग्रामर पोर्शन ही ज्यादा आएगा। ठीक है। और उसकी पेडागोजी, बाकी सब सब्जेक्ट्स की पेडागोजी तो सेम ही रहती है। तो थोड़ा सा हिंदी का अगर भी देख लेंगे तो भी आपकी संस्कृत सही हो जाएगी। ठीक है। और संस्कृत के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, काफी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। और ज्यादा आपको पता है कि स्टोरी टाइप्स की जो अनसीन पैसेजेस आते हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। कि मैं साउंड बढ़ा दूंगी, उसका नहीं है इशू। ठीक है। एक बार बताते जाइएगा आप सभी कि मतलब जो भी आपके इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत तीनों, अगर जो लैंग्वेज सेक्शन है ना, ये मैं साउंड बढ़ा दूंगी उसका। देखिए, मेरे मोबाइल में मेरी साउंड बिल्कुल सही आ रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं चेक कर रही थी। एक बार बताते जाइएगा आप सभी। ये के एम जूही जी फ्री वाले बहुत हमारा जो नोट्स और सारी क्लासेस के लिए बहुत कम में सर ने प्रोवाइड कराया है, मात्र 199 रुपए में। तो आप वहाँ पे जाइएगा तो आपके ऑल सब्जेक्ट जितने हैं ना, सबके नोट्स मिल जाएंगे, प्लस और भी चीज़ों की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। मेरा सब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो बच्चों का है, वहां पे आपके अनसीन पैसेज आएंगे। 2 अनसीन पैसेज आते हैं, बहुत इजीली अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट हिंदी वाला है कि आपके हिंदी के जो बच्चे हैं, उसमें जो आपका आएगा सेक्शन, जो लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में लिए हैं, तो हिंदी में आप 2 अनसीन पैसेज आ जाते हैं और इंग्लिश में भी 2 अनसीन पैसेज आते हैं। और वो दोनों अनसीन पैसेज में अगर कर लिए आपने, तो बहुत अच्छे आपके 15 मार्क्स तो वहीं से बन जाते हैं। प्लस आपकी पेडागोजी जो आती है, पेडागोजी में आपके इंक्लूसिव एजुकेशन और जो टीचिंग एड्स, जो कह सकते हैं जो विजुअल वाले होते हैं बच्चे और जिनको दिखाई सुनाई कम देता, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सीडीपी सेक्शन में भी आता है, ईवीएस में भी आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ी सी उसकी पेडागोजी आप पढ़ लीजिए। सुखवंती मैम, इस समय मैं देख रही हूँ कि पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन करा रही हैं, तो वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो बच्चे इंग्लिश एक फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज में अगर इंग्लिश लिए हैं, तो आपको करना ही है। तो उस चीजों को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। थोड़ा सा पेडागोजी सेक्शन पे ध्यान दीजिए। और जो अनसीन पैसेजेस आते हैं ना, इंग्लिश में और हिंदी के, या फिर आप संस्कृत के हैं, तो तीनों के अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से करिए, वो आपके नंबर बहुत अच्छे से दिलाएंगे। एसएसटी की तैयारी के लिए एक्चुअली मैंने सर से बात की है, बट बोल रहे हैं कि सर हम कराएंगे। एसएसटी वाली मैम का कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रही हैं। बट एसएसटी के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और सबसे बेस्ट एसएसटी के लिए, अभी तो टाइम चला गया काफ़ी, लेकिन एसएसटी की जो एनसीईआरटी 6 to 8 की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं,
हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने सीटेट दिया और तैयारी करी तो मैंने पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ डाली। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक हर जगह पॉसिबल नहीं थी हिंदी मीडियम से मिलने के लिए, तो मैंने ई पाठशाला करके एक ऐप डाउनलोड किया, वहाँ पे सारी बुक्स को चैप्टर वाइज चैप्टर करके पढ़ा। ठीक है, तो वहाँ से अब मैंने खुद के नोट्स बनाए और पढ़ना स्टार्ट किया। तो अभी भी कुछ जहाँ पे आपको डाउट लगता है ना, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सीटेट का पैटर्न ऐसा है कि जिसने भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली है ना, उसके लिए बहुत इजीली आपको सीटेट निकालना हो जाता है। ठीक है, चलिए संस्कृत कैसे कवर करें। एक्चुअली संस्कृत की क्लास भी चल रही थी, बट उस समय संस्कृत के बच्चे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए सर ने क्लासेस बंद कर दिए। मेरा बहुत पहले क्लियर हो चुका है माही, ठीक है ना। मेरा सी टेट और यूपी टेट दोनों क्लियर है, और आई थिंक मैंने 18 में ही दोनों क्लियर कर लिया था। डेट निकल गया मैम, ओके, बट अभी कंफर्मेशन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है रोहित जी, ऐसा अभी डेट के लिए कि है 29 दिसंबर से एक वो हो रहा है, बट अभी इसकी कोई हम पुष्टि नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल सही डेट है। ठीक है, और एसएसटी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की जो क्लास 6 to 8 की बुक है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, आपकी एसएसटी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं एवरीडे देती हूँ फिलर फॉर्म के बारे में, कि फिलर फॉर्म की इसकी इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। नहीं माही, अभी मैं अयोध्या नहीं गई हूँ, बट मन में है जाने का, देखते हैं कब जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सीटेट की हमारी ऑनलाइन क्विज पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए शाम को 5 बजे ऑन होता है, वहां पर आप जाकर क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, सीटेट क्विज ऑनलाइन है। ठीक है, और ये हमारा फुल कोर्स है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 95% ऑफ है, और इसका मात्र आपको 199 यानी 199 रुपीज देना है। यहाँ पे फुल क्लास जो आपको लाइव क्लासेस तो मिल रही हैं, बट आपको 5000 MCQ 20+ PYQ मॉक टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। तो जो भी आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ पे कॉल करें, इस को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये हमारा दिया जाता है ईयरफोन जीतने का मौका, जो 18 दिसंबर को 7 बजे सुबह में होगा। तो इसको ज्वाइन करिए, आपको ईयरफोन जीतने का मौका मिल सकता है। और ये हमारा लीडर बोर्ड है, जो बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं टेस्ट, मॉक टेस्ट, उसका रिजल्ट है, जिसमें नीतू यादव और जतेंद्र और गुणप्रिया शर्मा जो हैं, ये हमारी विनर हुई हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज की। ठीक है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें और अच्छा नंबर पाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बच्चे हैं जिन्होंने उसमें जाके ज्वाइन किया और क्विज को भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। चलिए, तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं, तो सभी अपने आंसर भी करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सभी पढ़ते जाइएगा और आंसर करते जाइएगा। कथन वाले वाक्य हैं, किसी नई अवधारणा का शिक्षण आरंभ करने से पहले एक शिक्षक को आवश्यक ज्ञान की समीक्षा करनी चाहिए। यह छात्रों की नई अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को दिमाग में लाने में मदद करता है। रीजन जो दिया गया है, शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अपरिवर्तनीय व्यवहार को कम करने और रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है
कि दोनों वाक्य सही है और जो इसके लिए रीज़न दिया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन हिंदी वाली जो टाइपिंग थी वो मैंने नहीं की है क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक स्लाइड में नहीं आता, इसलिए मैंने आंसर वाली एक ही स्लाइड में इंग्लिश वाली रखी है, तो आप सभी आंसर करिएगा पढ़ के। गुड आफ्टरनून बबली। रोहित जी का आंसर आ गया। पहला आपका है बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। सेकंड आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, बट जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। थर्ड आपका है कि दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और फोर्थ आपका है कि दोनों सही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सभी ए कर रहे हैं। ओके, यस, माही चेंज कर दिया। अभी क्यों चेंज किया सभी ने? माही, अभी आपने चेंज किया। फर्स्टली आपने ए दिया, आज मैं बिल्कुल ध्यान से देख रही हूँ। और अभी जो आंसर मुझे मिला है केवल माही और शाहीन का ही। ओके, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्लियर कर रही हूँ। इसमें दे रहा है कि बच्चे को जब कोई बच्चा टीचर नया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जाता है, तो मैंने आप लोग को बताया है हमेशा कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए, नए नॉलेज को कनेक्ट करते हुए बच्चे को जानकारी देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे में सही जानकारी का निर्माण होगा। ठीक है? तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि नई अवधारणा का शिक्षण आरंभ करने से पहले, यानी कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले शिक्षक को आवश्यक ज्ञान की समीक्षा करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को पहले से क्या पता है, इस ज्ञान को उसको चेक करना है। यह छात्रों की नई अवधारणाओं को समझने के लिए आवश्यक जानकारी है, उसके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही ही हो जाता है। ठीक है, हमेशा मैंने बताया है कि बच्चे को जब भी न्यू कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसके प्रीवियस नॉलेज को हम चेक करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हुए फिर हम उसको नए नॉलेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। सेकंड आपको रीजन जो दे रहा है कि शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों में अपरिवर्तनीय व्यवहार को कम करने की, यानी कि किसी भी हम व्यवहार के बच्चों को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें शारीरिक दंड यानी किसी भी तरह का जो भी हम करते हैं फिजिकली बच्चों को मारने का, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी रणनीति नहीं है। तो क्या ये दोनों ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैंने बता दिया कि हिंदी का मैंने नहीं टाइप किया क्योंकि दोनों स्लाइड में आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश का रखा था, उसको मैंने हिंदी में आपको बोल के बता दिया। ठीक है, और क्वेश्चन को भी मैंने क्लियर किया कि फर्स्ट आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए बच्चे को नई नॉलेज देनी चाहिए। फर्स्ट कथन में ये कहा गया है, उसका रीजन जो दिया है कि बच्चे को कोई शारीरिक दंड के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन करना एक उचित रणनीति नहीं है। तो डी तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन समझ में आया तो अब आंसर बताइएगा कि आपको तो दोनों ऑप्शन, मेरे हिसाब से तो दोनों ऑप्शन सही है। क्या आपको लगता है कि दोनों ऑप्शन सही है?
एक तो बच्चे को नई नॉलेज देनी है तो पुराने नॉलेज को चेक करना है। सेकेंडली आपका बोल रहा है कि कोई भी नए कॉन्सेप्ट को समझाना है हमें, बच्चे को कुछ भी उसके अंदर चेंजेस लाने हैं तो शारीरिक दंड यानी जो भी हम फिजिकली बच्चे को मारना पीटना स्कूल में बिल्कुल मना है, और ये एक सही रणनीति भी स्ट्रेटजी भी नहीं मानी जाती है बच्चे को व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए, और मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार पूछा है, कई तरीकों से पूछा है। ये इसीलिए पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। तो जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। बट माधव जी, मेरा काम ही है नेक्स्ट कराना। मैं चाहूँ तो तुरंत फटाफट मैं करा सकती हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सबको क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश। क्या है? सेक्स डैश है जबकि लिंग क्या है? बताना है आपको। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक रूप से निर्मित, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामाजिक रूप से निर्मित या फिर जैविक। नहीं नहीं, बिल्कुल नंबर काउंट नहीं करना इसमें। सभी ने क्वेश्चन क्यों नहीं ठीक से पढ़ा? जिसने सी आंसर किया है वही अपना नंबर प्लस करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी को दिख रहा है तो सभी फटाफट आंसर करते जाइए। ओके, माइक आंसर आ गया है। बिल्कुल, सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, और जेंडर जो होता है हमारा सामाजिक रूप से होता है, सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। कई बार मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड ही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सविता बोल रही मेरा सही था। ओके ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति मानते हैं कि समाज को समय के साथ नियमों का अद्यतन करने की आवश्यकता है? At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory do individual believes that society needs to update the rules over time? को आपको देना है आंसर। अच्छा लड़का अच्छा लड़की का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास, या आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करते जाइएगा। ओके, सविता जी ने भी चेंज किया था। ओके चेंज किया था तो फिर अब ये आप लोग समझना। नेक्स्ट टाइम से मैं आंसर नहीं शो करूंगी, सीधे लास्ट में आंसर सबको दिखाऊंगी कि लास्ट आंसर क्या है, फिर मैं इंक्लूड करूंगी। और ये मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ कि अब अगले वीक से मैं आंसर नहीं शो करूंगी, बिल्कुल लास्ट में आंसर मैं सबका बताऊंगी। उसके बाद सब अपना बताना नंबर की कौन कितने नंबर पा रहा है। बिल्कुल इसका सही आंसर आ रहा है सभी का, तो इसका जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सही इसके लिए आया है, सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि किसी कार्य पर विफलता के लिए एट्रीब्यूशन की निम्नलिखित में से कौन सा सेट भविष्य के प्रयासों के लिए एक छात्र को प्रेरित करने की संभावना है? मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। यह विशेष परीक्षा मंगलवार को पड़ती है और मंगलवार को मेरा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता है। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धि स्थिर है। शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैंने अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। ओके, सही करके गलत कर दिया।
ओके, खुशबू +3। और ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो हम अपने ऊपर करके देखें तो हम अक्सर यही करते हैं कि अपने फेल होने के पीछे हम कभी खुद का रीज़न नहीं देखते हैं, हम हमेशा दूसरों में ही वो रीज़न ढूँढते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 ही ए ही होगा, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर सभी कर रहे हैं इसके लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिस्कैकुलिया मुख्य रूप से कठिनाई के साथ जुड़ा हुआ है, सभी को पता है, काफी इजी क्वेश्चन है और आप सभी आंसर भी बिल्कुल सही देंगे और जितने लोग सही कर रहे हैं अपना नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर करते जाइए और जितने लोग सही कर रहे हैं अपने नंबर में +1 कर लीजिए। बेटा शो मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसके लिए, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जितने भी बच्चे सही कर रहे हैं अपने नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान की सुविधा प्रदान करने का इरादा रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? डीएनए के घटक और संचार क्या हैं? ऑक्सीकरण कमी समीकरण को कैसे हल करें? क्वेश्चन नंबर 6 का समझिए। अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट प्रोड्यूसरल नॉलेज among her student. Which of the following question is appropriate for the or for this purpose? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करिएगा। माही का आंसर आ गया है। प्रतीक्षा ने भी आंसर किया। शाहीन, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर इसका आया है, सभी ने किया है डी, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जीन प्याजे और ले वाइगोट्स्की ने सीखने की समझ को एक के रूप में बदल दिया, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन प्याजे and Lev Vygotsky have shifted the understanding of learning as a dash process to a dash process. आपको बताना है यांत्रिक से व्यवहारवादी, सक्रिय से निष्क्रिय, निष्क्रिय से सक्रिय या व्यवहारवादी से यांत्रिक बताना है आपको। आंसर बताइए। मैकेनिकल टू बिहेवियरिस्टिक, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव या बिहेवियरिस्टिक या मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर करिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। ओके, सविता ने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन को सविता ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर आंसर करिएगा। राधा, ओके। तो ये बताइए, सभी आप बी आंसर करें, अब कोई आंसर अपना चेंज नहीं करना, ठीक है? क्यों बी होगा? सक्रिय से निष्क्रिय करते हैं या फिर निष्क्रिय से सक्रिय बनाते हैं हम? पैसिव टू एक्टिव करेंगे या एक्टिव टू पैसिव करेंगे? अगर कोई बच्चा बहुत सक्रिय है क्लास में तो क्या आप उसको शांति से बैठा देंगे?
जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की ने दोनों ने बोला है कि हमें बच्चे को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। ठीक है? जब एक्टिव रखना है तो जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो हम उसको पैसिव तो करेंगे नहीं। अगर बच्चा पैसिव है तो हम उसको किधर मूव करेंगे? एक्टिव होने की तरफ। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा थर्ड, यानी कि जो आप सी बोल रहे हैं। ठीक है? गुड इवनिंग पूजा। अभी अब बताइए, आप सभी बी क्यों आंसर किए थे? कैसे आप बच्चा अगर सक्रिय है तो उसे हम सक्रिय से निष्क्रिय ओर नहीं लेके जाएँगे। हम क्या करेंगे, लर्निंग को उसके निष्क्रिय यानी जब वो पैसिव है तो उसे एक्टिव कराने के लेके जाएँगे। ठीक है? तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था। थोड़ा-सा आपको ध्यान देना था क्वेश्चन पे। ठीक है? ऐसे ही मिस्टेक्स होती है जो हमें पता होती है कि हमें आ रही थी पर हमने ये गलती कर दी। तो अब ये गलती नहीं करना है। ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषा विकारों वाले छात्रों को सफल समावेश में बाधा डालेगा? अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों का उपयोग को हतोत्साहित करे। मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग, कार्यों और असाइनमेंट को छोटे आसानी रूप से प्रबंधित चरणों में तोड़े, कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षण को कम करे। ओके, माधव जी बोल रहे हैं रॉन्ग हो गया था। ओके। चलिए, कोई बात नहीं। आगे के क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइएगा जो बच्चों को भाषा का विकार है उसमें। ओके, तो प्याजे और वाइगॉट्स्की दोनों की बात हुई थी कि लर्निंग को किधर से किधर शिफ्ट किया इन्होंने। क्वेश्चन में ये था कि शिफ्ट किधर किया। तो हमेशा जब शिफ्ट की बात होगी तो पैसिव टू एक्टिव करेंगे। ठीक है? रोहित जी, आपने पूरा सेट लगाया है, किया है अभी तक में, फिर भी आपके आंसर गलत क्यों हो जा रहे हैं? अगर किसी बच्चे को भाषा विकार है, which of the following is practice will hinder the successful inclusive of education with speech of language disorder? तो क्या करना है? सफल समावेश में बाधा डालेगा, उसके बाधा जो डालेगा वो क्या करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। क्या दिया? डिस्करेज द यूज ऑफ विजुअल्स टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। तो ये तो करना है ना, जिस बच्चे को भाषा में दिक्कत है तो ये तो करना चाहिए। उसने बोला बाधा डालेगा। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, उसको बच्चे को नहीं समझाएंगे तो फिर वो चीज बाधा डालेगी। ठीक है? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन को देखिएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम का प्रस्ताव है और शिक्षा शास्त्र क्या होना चाहिए? मानक और समान, परीक्षा के आसपास केंद्रित, पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित, या फिर आकर्षक यानी प्रासंगिक और संदर्भिक होना चाहिए। आकर्षक या संदर्भिक होगा। ठीक है? आकर्षक और प्रासंगिक। ओके, 3 रॉन्ग हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, जो क्वेश्चन ना समझ में आया तो एक बार बोल दो आप लोग कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है? तो क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है? सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पाठ्यक्रम का प्रस्ताव है शिक्षा शास्त्र कैसी होनी चाहिए। मानक और समान, परीक्षा के आसपास केंद्रित, पाठ्य पुस्तकों के पास केंद्रित, प्रासंगिक यानी संदर्भिक और प्रासंगिक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आंसर सही आया इसके लिए। तो 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। डैश एक विशिष्ट समय का प्रतिनिधित्व करता है जब बच्चे विशेष रूप से अपने पर्यावरण में कुछ प्रकार की उत्तेजनाओं के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। वो कौन सा होता है? ठीक है, प्लास्टिक अवधि यानी नमनीयता अवधि होगा, संवेदनशील अवधि, मानसिक ठहराव या फिर स्पष्ट अवधि। Dash represents a specific time when children are particularly susceptible to certain kinds to stimuli in their environment. अति संवेदनशील होते हैं जब बच्चे अपनी उत्तेजनाओं के प्रति जो भी इन्वायरमेंट में होती है, तो वो कौन सी अवधि कहलाती है? हाँ, बी इज द राइट आंसर और आप लोग का सही आंसर आ रहा है इसके लिए। ठीक है, चलिए तो सभी +1 ऐड करते जाइएगा अपने क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन को। कथन वाले वाक्य हैं तो इसको पढ़िएगा। बच्चों के बीच तुलना एक बच्चे के विकासात्मक प्रगति का बहुत सटीक आकलन कर सकती है। यानी बच्चों की तुलना करके उसकी प्रगति को हम असेसमेंट करें। विकास का पैटर्न और अनुक्रम एक और साथ ही विकास की दरें जो भी उसका पैटर्न है और जो सीक्वेंस में जा रहा है और जो उसकी रेट है वो सभी के लिए एक समान है और सब जगह वो बच्चों के लिए समान होगी। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, तो आपको दोनों कथन बताना है कि सत्य है और आर जो कारण दिया गया है उसका स्पष्टीकरण सही है या फिर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 का दीजिएगा। Comparison among children can very accurately assess a child's development progress. Region जो दिया गया, the pattern and sequence of development as well as the rates of development are the same for all children universally. Choose the correct option. बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर्स भी कर रहे हैं इसके लिए, तो थर्ड ही है इसका आंसर, तो +1 ऐड करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। Which statement is correct about language and cognitive development? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करते जाइएगा सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने इसका। जो इसका आंसर होगा वो हमारा थर्ड ही होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए सभी तो अपने नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। What should a teacher do to make learning meaningful for a student? विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? अनुभवों पर चिंतन और मनन के अवसर प्रदान करें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजन प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। पाठ्य पुस्तक सामग्री को रटकर याद रखने पर जोर दें। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्ति पुरस्कारों यानी मूर्त पुरस्कारों को अक्सर उपयोग करें। 2 रॉन्ग हो गया। ओके, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है ना शिखा? हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी को रखना है कि नहीं, हमारा एटलीस्ट लास्ट में सब कुछ सही होगा। कल काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था।
ठीक है ना? बिल्कुल 13 का जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 14, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, स्कीमा की संरचना में परिवर्तन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीमा, दोहराव या अभ्यास, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी आंसर करते जाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर किया आराधना और माही ने। शिखा, उन्होंने लेव वाइगोट्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया की बात कही है। जो इनका सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक भाषा सिद्धांत भी है। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन और संस्कृति को और भाषा को इन्होंने मुख्य टूल बताया बच्चों के समझ के निर्माण में। ठीक है? माही बोल रही हैं दादाजी, बिल्कुल दादाजी हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो +1 ऐड कर लीजिएगा। माधव जी का +10 है। चलिए ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सविता का +11। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। कोई भी शिक्षा शास्त्र जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत के रूप में मानता है, छात्रों के बीच डैश उत्पन्न होने की संभावना है। Any pedagogy which considers subject matter as a end in itself is likely yield dash among student। महारत के लिए प्रशंसा, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध, एक्सप्लोर करना, नवाचार की इच्छा या सीखने के लिए प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर आंसर करिएगा। छात्रों के बीच में ये क्या उत्पन्न करेगा? महारत के लिए प्रशंसा, अन्वेषण के लिए, खोज के लिए, एक्सप्लोर के लिए आगे बढ़ाएगा, नवाचार की इच्छा करेगा, डिजायर फॉर इनोवेशन या मोटिवेशन टू लर्न। तो कोई भी चीज जब खत्म होगी तो बच्चों में क्या होगा? उस चीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगा और भी चीजों को खोजना पसंद करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा आपका ये होगा। अन्वेषण के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द्वितीयक समाजीकरण उस अवधि को दर्शाता है डैश जब बच्चा भाग लेना शुरू करता है स्कूल जैसे औपचारिक संस्थान में। प्रारंभिक बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर मध्य बचपन। Secondary socialization map the period in dash when the child begins to attend formal institutions such as a school। वो किस एज में जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड, इनफेंसी, एडोलसेंस या फिर मिडिल चाइल्डहुड। हाँ, और आप लोगों की ही जिम्मेदारी है कि कौन सही कर रहा है, कौन फिर से मिस्टेक करके सही कर रहा है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए 16 का आंसर आने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल जो इसका आंसर होगा राइट वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेटा संज्ञानात्मक यानी अधिसंज्ञान कौशल का एक उदाहरण है? किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान, किसी विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना, मीथेन के रासायनिक सूत्र को जानना। Which of the following is an example of metacognitive skills? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा।
ओके प्रियंका, गुड आफ्टरनून प्रियंका। 17 का आंसर आने लगा है, चलिए। और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। ओके ठीक है, मॉनिटर भी डिसाइड हो गए, बहुत अच्छा। जो फर्स्ट एकदम स्टार्ट से क्लास में ज्वाइन होगा वही मॉनिटर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। केवल प्रतिभा वाले छात्र, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्र, केवल विकलांग छात्र या प्रत्येक छात्र और हर छात्र, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करिएगा, काफी इजी है, सभी बहुत सही आंसर करेंगे। Inclusive education helps to meeting the needs of dash student with giftedness only, student for religious minorities only, student with disability only, each and every student. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर इसका आया है। इसका राइट आंसर होगा वो हमारा डी ही होगा। ठीक है, चलिए सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसकंसेप्शन फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट। तो इसका मैं हिंदी में दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 को सभी आंसर करेगा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नंबर भी प्लस करना है आपको। छात्रों द्वारा बनाई गई गलत अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत धारणाओं को सीखने की प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा रचनात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है। गलत धारणाएं कुछ अवधारणाओं की बच्चों के समझ में प्रारंभिक चरण की विशेषता है। गलत धारणाएं स्पष्ट रूप से कुछ भी नया और उन्नत सीखने में बच्चों की अक्षमता को इंगित करता है। गलत धारणाएं बच्चों के अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है कि वे अपने आसपास की प्रक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। के मॉनिटर जी के लिए ठीक है। अभी देखना पड़ेगा ना, फिर बाद में क्लैपिंग करेंगे कि मॉनिटर ने पूरे क्लास को कैसे मैनेज किया है। 19 आंसर आ गया है। सभी सी कर रहे हैं, वाई? चलिए जब सभी सी कर रहे हैं तो सी ही होगा। 19 का 2। तो इसमें दिया है कि छात्रों द्वारा बनाई गई गलत अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं को छांटना है, तो बाकी जो 3 कथन है हमारे सही होते हैं, क्योंकि गलत धारणाओं को शिक्षा द्वारा रचनात्मक रूप में लेना ही है। और सेकेंडली जो आपकी बात कही गई है कि कुछ अवधारणाओं में बच्चों की समझ प्रारंभिक समय में हर कोई कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है। ठीक है, और थर्ड भी जो आपका ऑप्शन दिया है वो भी सही है। तो जो गलत दिया गया है अवधारणाओं के बारे में वो हमारा ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टाइपिंग गलत हो गई है बट आंसर इज 3 इज राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अच्छा 20 छूट गया है, इसीलिए उसकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का वो आंसर इसमें हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का दीजिएगा। अभिकथन जो है, छात्रों को नियामक ज्ञान, विनिमय ज्ञान सिखाया जाना चाहिए कि कब, कहाँ और क्यों विविधताओं को सीखने की रणनीतियों का उपयोग करना है। रीजन जो दिया गया है, एक सीखने की रणनीति को बनाए रखने और नियोजित करने का अधिक संभावना है यदि छात्रों को पता हो कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप बताना है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए माही का आंसर आ गया है। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो यही राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। किस चरण में बच्चे काल्पनिक कथनों के साथ काम कर सकते हैं और तार्किक अन्वेषण कर सकते हैं? कथनों के बीच संबंध और अनुपात जैसे अमूर्तताओं का सामना करने की क्षमता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका औपचारिक परिचालन चरण, कॉन्क्रीट यानी मूर्त परिचालन चरण, सेंसरी मोटर यानी संवेदीय गामक अवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। In which stage can children work with hypothetical statement and explore logical relationship between statement have the ability to cope with the abstraction such a proportion? ओके, आंसर आ रहा है 22 को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा PU होगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। निम्नलिखित में से किसे विकलांग व्यक्तियों का अधिकार नियम 2016 द्वारा बढ़ावा दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रमोटेड बाय राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016? आंसर करिएगा सभी। विकलांगता के आधार पर हकदारियों का आकलन करने में भेदभाव, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अधिकार से वंचित, विकलांग व्यक्तियों के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा या जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ओके, माधव और प्रिंस अपने नंबर शो कर रहे हैं। ओके, 18 और 17। चलिए अच्छा है। शिखा का आंसर आ गया है। और माधव जी का आंसर जो है ना वही राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव के साथ उनको अपनाना है। ठीक है, चलिए जिन्होंने 4 आंसर किया है उसी का ये नंबर प्लस होगा। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करना। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माता पिता को सूचित छात्राओं का प्रगति कार्ड विकल्प में होगा। सहपाठियों की तुलना में छात्रों की सापेक्ष प्रदर्शन का प्रतिबिंब मानदंड संदर्भ परीक्षण के आधार पर, प्रगति के साथ साथ छात्र की विशिष्टता का प्रतिबिंब मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित। According to National Education Policy 2020, the progress card of the student communicate to the parents would be किस लिए होना चाहिए? जो उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट है पेरेंट्स को दिखाना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। बिल्कुल प्रियंका, हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 3rd ही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो इसमें सभी +1 ऐड करते चलिएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? बच्चों के विकास
उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। बच्चों की सोच वयस्कों को तुलना में गुणात्मक रूप से अलग है। बच्चों का विकास पर्यावरण पर उनके अभिनय से होता है। बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is critics of Jean Piaget's theory of cognitive development? ट्वेंटी फाइव का आंसर करते जाइएगा। तो उनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उन्होंने वातावरण को दिया, आई फैक्टर को माना, तो बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि इसके पे इन्होंने चर्चा की थी कि उन्होंने बोला बच्चों की सोच कम नहीं होती बल्कि वयस्कों के जो सोच होती है वो अलग होती है, गुणात्मक रूप से अलग होती है उनकी सोच, और पर्यावरण से वो ज्यादा इंस्पायर होते हैं, चीजों को सीखते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो होंगे वो हमारे सही होंगे। जो उनको क्रिटिसाइज किया गया इसी पर है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, यही बात उन्होंने नहीं करी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है ना, तो तीनों चीजें जो हैं इनके थ्योरी में हैं, इन तीनों चीजों पे ये चीज नहीं है। जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत है वो लेव वाइगोट्स्की ने दिया है। ठीक है, तो क्रिटिक्स जो है तो इसी चीज पे है कि इन्होंने समाज को उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं दिया, इसी पे क्रिटिसाइज किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर मुझे इसके लिए नहीं मिला है आप लोगों से। ठीक था, थोड़ा दिमाग लगाते तो आप लोगों को आंसर हो जाता कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की बात लेव वाइगोट्स्की ने कही है, जीन पियाजे ने नहीं कही है, तो उन्हें क्रिटिसाइज भी उसी पर किया जाएगा। ठीक है, ओके, प्रियंका बोल रही हैं राइट था, मेरा राइट था। अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक ने एक छात्र को अपने विचारों को खुद से बोलने के लिए कहा जब वह किसी दी गई समस्या को हल करने में कुछ हद तक फंस गया था। ऐसा करने के तुरंत बाद छात्र कहते हैं कि मुझे अब जवाब पता है। किस समस्या को सुलझाने की रणनीति ने इस मामले में छात्र की मदद की? ठीक है, मैं भी आप लोगों से ये चीजें काफी बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को फिर से पढ़ो फिर आंसर करो। चीजों करते हैं तो आप जैसे दोबारा जब इस बात पे ध्यान जाता है कि मुझे फिर से कहा जा रहा है, मतलब मैं कहीं रॉन्ग हूँ, तो सही जवाब पता चल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26। कभी कभी होता है ना, हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फटाक से थोड़े से कुछ पॉइंट्स देखते हैं और आंसर कर देते हैं, है ना? वो चीज आंसर करने के बाद से जब हम बोलते हैं, टीचर बोलता है कि नहीं एक बार तुम बोल के फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा दिमाग फाइट करने लगता है कि अगर मुझसे फिर से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो यानी वो चीजें क्या हो रही हैं, कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, फिर वो उस चीज को सुधारता है और फिर तुरंत उसका जवाब आ जाता है। होता है ना, जैसे मैं ही आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो मैं बोलती हूँ फिर से पढ़ो, ध्यान दो, ऐसा करो, तो आप लोग फिर से जब करते हो तो आपको सही आंसर आने लगता है। होता है या नहीं होता है आप लोगों के साथ? प्रतिक्रिया सेट क्या होता है? प्रतिक्रिया सेट मैंने बताया है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना, कि एक रिस्पॉन्स फिक्स होता है, सब लोगों ने वैसा ही रिस्पॉन्स किया तो वो आंसर से प्रिडिक्टेबल होता है, वो होता है। मुखीकरण नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कार्यात्मक स्थिरता भी नहीं है।
एक्टिव हो रहा है, लर्निंग हो रही है, तो जो हो रहा है वो हमारा निमोनिक्स हो रहा है, इसको बोलते हैं। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है, अभी सभी के आंसर डिलीट होने शुरू हो गए। अभी बताइए, किसी को डाउट है? चलिए, अभी डी आंसर आने लगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 देखिएगा। प्रतिभाशाली छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को इससे बचना चाहिए। एक आयामी पाठ्यक्रम को लागू करना, पाठ्यक्रम त्वरण के लचीलेपन पर विचार करना, छात्रों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। हाँ, यस। संवर्धन गतिविधियों को उत्तेजित करना। प्रतिभाशाली छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को किस चीज से बचना चाहिए? यस, इसका जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा कि बच्चे में बहुआयामी पाठ्यक्रम को लागू करना है, ना कि एक आयामी पाठ्यक्रम को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? उबना, डर, आशा, डर या फिर चिंता। Which of the following emotion positively impact learning? क्वेश्चन नंबर 29 का सभी आंसर करते जाइएगा। प्रियंका बोल रही हैं सी। सी क्यों होगा? सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। पॉजिटिव क्या डालेगा? डर। बहुत लोग सी बोल रहे हैं। तो डर कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी? ठीक है, मैंने देख लिया किसने डी किस आंसर किया, किसने सी। क्यों? अभी राइट आंसर किया प्रियंका, पहले आपने रॉन्ग किया था। इसका जो राइट आंसर है होप। जब भी हमारे अंदर आशा होगी किसी चीज को सीखने की, हम पॉजिटिव लेके सोच रहे हैं, तो वो चीजें हमारी लर्निंग को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जब शिक्षार्थी आंख बंद करके अनुसरण करते हैं तो दिशा देता है, सामाजिक रचनात्मक तरीके से बच्चे और सीखने की प्रक्रिया को समझाता है, एक कठोर और मानक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, छात्रों को रैंक करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करता है। टेंशन होगा। क्यों टेंशन होगा? सबिता जी, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप करेंगी। बताइए कि 29 का टेंशन क्यों होगा? जब भी आप टेंशन में होते हो तो क्या आपका काम बिल्कुल सही होता है? क्या आपके इमोशन वो पॉजिटिव होते हैं जब आप टेंशन में होते हो?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड ही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो यही होगा कि सामाजिक रचनात्मक तरीके से बच्चे और सीखने की प्रक्रिया को समझता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड ही है। अभी सविता जी ने बोला टेंशन ही होगा 29 का, क्यों टेंशन होगा बताइए। आप लोगों में से कौन कौन एग्री करता है कि सविता इज राइट? ओके, चलिए, नो मैम हो गया। ठीक है, तो वो वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करी गई थी, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आशा होती है। हम इसी आशा में रोज क्लास में आते हैं कि आप सब रोज मेरे से जुड़ोगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप भी मेरे साथ इसलिए जुड़ते हो क्योंकि आपको कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू प्रियंका। अभी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, आज क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया था, मेरे ख्याल से आज 28 क्वेश्चन ही हुए हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन छूट गए हैं मेरे से। थैंक यू एवरीवन। और मैं रोज यही पॉजिटिव के साथ आती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आती हूँ और आपको भी देने की कोशिश करती हूँ कि आप दिन पे दिन अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना, और रोज मेरे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना आप लोगों से आती है, मिलती है। बिल्कुल, 23, 25, प्रियंका आज 30 क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, चलिए, जानकी जी 24। ओके ओके, थैंक यू फॉर आई होप कल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। कोहल वर्ग को मैंने बता दिया था। ठीक है, आराधना, आराधना उसको सही कर लीजिएगा, 25 आउट ऑफ 29। ओके, चलिए, फिर कल हम अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो हम कर रहे हैं, आपके टोटल जो पेपर में है ना, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर मैंने सभी करा दिया ऑलमोस्ट, अब हम सेकंड पेपर कर रहे हैं। तो सेकंड पेपर के क्वेश्चन थोड़े घुमा के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल जो हम करेंगे एमसीक्यू करेंगे, जहां से मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि वो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को कल मैंने अलग से सेट किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, लेकिन जो काफी बार पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को मैंने लिए हैं। तो आशा करूंगी कि आप सभी क्लास में जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी मुझे कोई नाराजगी नहीं होगी। अगर मैं अच्छा करूंगी तो आप सब खुद ही लाइक करोगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।